रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि है यानी कि रीतिकाल के जो प्रवर्तक है केशवदास, जिन पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, केशवदास का जो समय था वो 1555 से लेकर के 1617 ईस्वी तक था। केशवदास जी का समय, केशव का समय कब से कब तक था? 1555 से लेकर के 1617। केशव का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में हुआ। केशव का जन्म कब हुआ? 1555 में। कहाँ? तो बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में। और इनकी मृत्यु हुआ था 1617 में। केशव की मृत्यु कब हुआ? 1617 में। और केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। अगर पूछे कि केशव का उपनाम क्या था तो आप क्या लगाओगे? वेदांती मिश्र। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजराश्रित कवि थे। मतलब महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु थे और उनके राज्याश्रित कवि थे। देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मैं आपको बताता हूँ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास जी को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखिए, केशव ने भामह, उद्भट और दंडी का अनुकरण किया और ये अलंकारवादी आचार्य थे। केशव भामह, उद्भट और दंडी का अनुकरण करते हैं। और ये कैसे आचार्य थे केशव? तो केशव जो थे एक अलंकारवादी आचार्य थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, जो केशव को क्या मानते हैं? अलंकारवादी। क्योंकि केशव ने खुद लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृद्ध आभूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मिथ। ये किसने कहा? केशव ने कहा। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि केशव ने रामचंद्रिका की जो रचना है, केशव ने जो रामचंद्रिका की जो रचना किया, तो रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में यानी कि उसके कंपटीशन में एक ही रात में किया। और गुमान कवि ने, किस कवि ने, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखा। क्या लिखा इसको? कृष्ण चंद्रिका। देखिए, केशव की रचनाओं का कालक्रम भी एग्जाम में पूछता है, तो आप लीजिएगा कि केशव की सबसे पहली रचना थी रसिक प्रिया। केशव की जो सबसे पहली रचना जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है दोस्तों? केशव की सबसे पहली रचना रसिक प्रिया मानी जाती है। 1591 में आया। 16 प्रभाव है इसमें। ये रीति ग्रंथ है और रस यानी कि श्रृंगार का वर्णन है। रस का वर्णन है, श्रृंगार। तो रसिक प्रिया। दूसरी जो किताब है केशव की वो कवि प्रिया है। कवि प्रिया की रचना 1601 में किया गया। इसमें 16 प्रकाश है। कितने प्रकाश है? 16 प्रकाश। और ये रीति ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में मैं आपको बता दूं कि अलंकारों का वर्णन है। किसका वर्णन है? अलंकारों का वर्णन। अब आप देखिए तीसरा में रामचंद्रिका। ये केशव की बड़ी फेमस रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका की रचना केशव ने 1601 में किया। कब किया? 1601 में। और जानते हैं रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है। कितने प्रकाश है? 39 प्रकाश। और रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है। इसमें राम के चरित्र पर आधारित है। केशव को सबसे ज़्यादा फेमस मिला, प्रसिद्धि मिला रामचंद्रिका लिखने से। रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं ना कि रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है, इस किताब की जो संवाद योजना है वो अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है। किसका? रामचंद्रिका की संवाद योजना। रतन बाबुनी इनकी किताब है जो 1607 में आया। इसमें 53 छंद है और ये प्रबंध काव्य है। रतन बाबुनी क्या है? प्रबंध काव्य है। और इसमें डिंगल शैली का एक राजनीतिक काव्य माना जाता है। क्या? रतन बाबुनी। अब देखिए, रतन बाबुनी जो डिंगल शैली का जो राजनीतिक काव्य माना जाता है रतन बाबुनी। फिर केशव की अगली रचना मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए केशव की जो अगली रचना है वो क्या है? केशव की अगली रचना है वीर सिंह। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। केशव की अगली रचना है वीर सिंह देव चरित। ये 1607 में आया। इसमें 33 प्रकाश है। ये प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। दूसरा है, देखिएगा, विज्ञान गीता 1610 में आया। 21 प्रभाव है। ये प्रबंध है और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। केशव की जो विज्ञान गीता है, इनके किस किताब का अनुवाद है? प्रबोध चंद्रोदय का। जहांगीर जस चंद्रिका इन्होंने 1612 में लिखा। ये भी प्रबंध काव्य में है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है।
अगला किताब है छंदमाला। छंदमाला एक रीति ग्रंथ है और इसमें छंदों का वर्णन है। छंदमाला क्या है? एक रीति ग्रंथ है, इसमें छंदों का वर्णन है। और फिर देखिए नक्शी इनकी एक रचना है, वो भी रीति ग्रंथ है और इसमें भी आपको छंदों का वर्णन है, किसमें? नक्शिक में। अब देखिए एक चीज़ बड़ा ध्यान देने योग्य है कि केशव कविप्रिया जो है, कविप्रिया, ये रीति ग्रंथ की रचना केशव ने क्यों किया? इंद्रजीत सिंह के जो एक निष्ठ प्रेमिका गणिका यानी कि वेश्या जो है, गणिका जो थी, परवीन राय को शिक्षा देने के लिए केशव ने कविप्रिया की रचना की। तो केशव ने कविप्रिया की रचना क्यों किया? इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका वेश्या परवीन राय को शिक्षा देने के लिए केशव ने कविप्रिया की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कटु आलोचना करते हुए लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी केशव के बारे में क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी का एक एक वाक्य पूछा जाता है केशव पे। शुक्ल जी लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, मतलब केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल। मतलब रामचंद्र शुक्ल का साफ कहना था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें जो कवि में एक सहृदयता होनी चाहिए, भावुकता होनी चाहिए, वह केशव में नहीं थी। एक कवि में जो होना चाहिए नहीं था, वो संस्कृत से सामग्री लेकर के अपने पांडित्य का धाक जमाना चाहते थे। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए अगला है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव के बारे में कुछ और कहा कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के कवि है। रामचंद्र शुक्ल बोलते थे प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति था। ये भी शुक्ल जी बोलते हैं। शुक्ल जी आगे बोलते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई संवाद योजना में। किस योजना में? संवाद में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध का, उत्साह का सुंदर मतलब योजन किया गया, सुंदर संयोजन है। कौन बोलते हैं? शुक्ल जी। देखिए अब आगे शुक्ल जी लिखते हैं केशव के बारे में कि केशव की रचना में सूर तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो। शुक्ल जी इसमें थोड़ा प्रशंसा करते हैं कि केशव की रचना में सूर तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। केशव को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली। अब मैं आपको बताया हूँ केशव कृत रामचंद्रिका पर किन किन किताबों का प्रभाव पड़ा। तो प्रश्न राघव का, हनुमान नाटक का, अनर्घ राघव कादम्बरी, नैषध चरित, इन किताबों का प्रभाव पड़ा केशव के रामचंद्रिका पे। प्रश्न राघव का, हनुमान नाटक का, अनर्घ राघव का और नैषध चरित्र का। देखिए अब आगे है डॉक्टर विजयपाल, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोट का कवि कहा। किसका कवि कहा? कोट का। तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोट का कवि कहा है। आलोचकों द्वारा केशव और रामचंद्रिका के संबंध में आलोचकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे कुछ विद्वान क्या बोले हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताएं। नाभादास जी तो केशव को उडगन केशवदास कहते हैं। नाभादास जी ने केशव को क्या कहा है? उडगन केशवदास। रामचंद्र शुक्ल इनको बोलते हैं कठिन काव्य का प्रेत। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि रामचंद्रिका जो है, जो छंदों का क्या है? अजायब घर है। क्या? रामचंद्रिका। तो दोस्तों मतलब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। इस तरीक़ा की मैं वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा। तो जी धन्यवाद वॉचिंग करने के लिए।